गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइव शो जिसमें हम आपको बताते हैं देश की बात, दुनिया की बात और आपकी आमदनी से जुड़ी बातें और वो सभी बातें जो आपके लिए जानना बहुत बहुत आवश्यक है। खबरों के विश्लेषण के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने हमारे शो को इतना ज्यादा पसंद किया है और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे जैसे ही वीडियो डलते हैं वो सारे वीडियो आपके पास में आ जाए और जैसे ही वीडियो डलते हैं वैसे ही आप वीडियो को शेयर और सजेस्ट करना ना भूलिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके और एक आपस में हेल्दी डिस्कशन कर सके और खबरों का विश्लेषण कर सके जैसा कि हम रोज करते हैं और जैसा कि लगातार आप हमारे फेसबुक वीडियोस को भी शेयर करते आए हैं और जितना मजा मुझे खबरों को बताने में आपको आ रहा है उससे कहीं ज्यादा मजा आपको खबरों को सुनने में आ रहा है, खबरों को समझने में आ रहा है, जिसके लिए भी हम आपके दिल से आभारी है। चलिए शुरू करते हैं खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम। राज्यपाल कोश्यारी जो हमारे राज्यपाल है महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी, उनके नाम पर मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि अगर अमित शाह और मोदी अगर भलाई चाहते हैं, संविधान की भलाई चाहते हैं और देश की भलाई चाहते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी को वापस बुला लें, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह से लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे को, वो लेटर ना ही बहुत ऑफिशियल लेटर लिखा था, उसमें ना ही वो अपने राज्यपाल पद की गरिमा बना के रख रहे हैं, ना ही उस लेटर में उन्होंने संविधान की गरिमा का ध्यान रखा है। भगत सिंह कोश्यारी ने एक लेटर लिखा था, ऑफिशियल लेटर उद्धव ठाकरे को लिखा था, पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में आके लिखा था। भगत सिंह कोश्यारी ने लेटर में लिखा था जिसमें उन्होंने प्रार्थना स्थलों और धार्मिक स्थलों को खोलने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि प्रार्थना स्थलों और धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जा रहा है, मंदिरों को नहीं खोला जा रहा है, और उसमें उन्होंने तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे को लिखा था, क्या आप धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं, सेक्युलर हो गए हैं। इस तरह की बात उन्होंने तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे जी को लिखी थी, जिसपे उद्धव ठाकरे जी ने करारा जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि मेरे हिंदुत्व को किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जिस तरह से देश में एक साथ लॉकडाउन लगाना गलत था, उसी तरह से देश में एक साथ सारे धर्म स्थल खोलना भी गलत है। कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, इसलिए उद्धव ठाकरे जी इस तरह की केयरफुलनेस या प्रिकॉशंस या सावधानियों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी किसी के बहकावे में आकर इस तरह के ऑफिशियल लेटर्स में इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें वो संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि सेक्युलर होना कोई गुनाह नहीं है, धर्मनिरपेक्ष होना कोई गुनाह नहीं है। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे हिंदू मुसलमान नहीं किया जा सकता, या हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जा सकती, या हिंदू मुसलमान की बात को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती, या धर्मनिरपेक्ष होना कोई गुनाह नहीं है। अपने संपादकीय मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि जो राज्यपाल है वो राज्य भवन की गरिमा नहीं बना रहे हैं और राज्य भवन की गरिमा को बनाने के लिए भगत सिंह कोश्यारी को बीजेपी को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने इस तरह के ऑफिशियल लेटर लिख के उद्धव ठाकरे को बेइज्जत किया है, उद्धव ठाकरे पर पब्लिकली निशाना साधा है और ये राज्यपाल कम लग रहे हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। और क्या आप धर्मनिरपेक्ष हो गए हो? और शायद जो हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी है उनको समझना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री धर्मनिरपेक्ष ही होता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री को धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए। शायद राज्यपाल की गद्दी पे बैठने के बाद भी भगत सिंह कोश्यारी इस बात को नहीं जानते हैं। भगत सिंह कोश्यारी हिंदुत्व को और बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी की किसी स्टूपिड प्रवक्ता या बीजेपी के किसी नेता की तरह बेवकूफानी बात कर रहे हैं, जबकि एक राज्यपाल का जो पद होता है वो संविधान की गरिमा का पद होता है, संविधान की आत्मा का पद होता है और संविधान को मेंटेन करना, संविधान को बनाए रखना, राज्य में संवैधानिक गतिविधियों को बनाए रखना और मुख्यमंत्री से भी संविधान का पालन करवाना, संविधान के नियमों का, संविधान की कार्यविधियों का पालन करवाना भी राज्यपाल का ही काम होता है। जब राज्यपाल ही किसी महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य का राज्यपाल ही अगर इस तरह की बातें करेगा तो मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा है कि इस तरह की बात करना
हमारे जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उनको शोभा नहीं देता और राज्य भवन की गरिमा बनाए रखने के लिए भगत सिंह कोश्यारी को, बीजेपी को वापस दिल्ली बुला लेना चाहिए और राज्यपाल के पद पे किसी और राज्यपाल की नियुक्ति करना चाहिए जो राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखे, जो संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में हमारी धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलर होने के महत्व को समझता हो। तो ये एक सबसे बड़ी खबर जो चल रही है पिछले 2 दिन से टेलीविजन पे। उसके बाद में कल कृषि बिलों का जो लगातार हमारे देश में विरोध चल रहा है, कृषि बिलों का विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। पिछले 22 सितंबर से ये हमारे यहाँ पर कृषि बिलों का विरोध चल रहा है। कृषक जो है आंदोलित है, आतंकित है, परेशान है। उनको लगता है कि उनकी जो भी छोटी मोटी इनकम है उस पर सरकार ने रोक लगाने का ये कृषि बिल बना लिया है। कृषक बिल्कुल भी इन तीनों कृषि बिलों के फेवर में नहीं है और चाहते हैं कि उनसे सलाह मशवरा करके ही सरकार को इस तरह के बिल बनाने चाहिए थे, जिसपे हरसिमरत कौर जो अकाली दल की नेता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 25 सितंबर को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार का अड़ियल रवैया जो है, जिस तरह से CNRC वाले बिल पर सरकार का पिछले नवंबर दिसंबर अड़ियल रवैया था, उसी तरह का अड़ियल रवैया इस बार भी सरकार का कृषि बिलों को लेते हुए नजर आ रहा है। सरकार अपने अड़ियल रवैये पे बनी हुई है। सरकार किसी भी तरह से किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कल 7 किसान संगठनों ने हमारे कृषि मंत्रालय में मीटिंग की, लेकिन वहां पर भी सरकार का अड़ियल रवैया ही देखने को मिला। वहां पर किसानों की बात सुनने की बजाय किसानों को बिलों के बारे में समझाया जा रहा था, बिलों के बारे में किसानों से बातचीत की जा रही थी और इन 3 किसान बिलों की महत्ता के बारे में किसानों को बताया जा रहा था, जिससे किसानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया और किसानों ने कहा कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अपना आंदोलन लगातार उनका जारी है किसानों का, और किसानों ने कहा कि सरकार उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा सरकार ने तो अपनी ही बात मनवाने के लिए उनको मंत्रालय में बुलाया था, जहां पर कुछ ऑफिशियल्स ने किसानों के साथ में वार्ता की, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए सरकार का कोई भी ब्यूरोक्रेट रेडी नहीं है और किसानों की कोई भी बात को समझने के लिए कृषि मंत्रालय में कोई भी रेडी नहीं है। और जबकि नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, और जिसको लेके किसानों में खासा गुस्सा है और किसानों ने बिल की कॉपी तक को फाड़ के फेंक दिया और वहां पर काफी ज्यादा हंगामा मचाया। और किसानों ने कहा कि कृषि बिल जो एक छलावा है, और फिर किसानों को कल कृषि मंत्रालय में बुला के बातचीत करना भी एक छलावा ही नजर आ रहा है सरकार की तरफ से। सरकार किसी भी सूरत में किसानों की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी सूरत में किसानों की बात को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। किसानों की सुविधा या किसानों की आय से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों का फायदा कराना, पूंजीपति घरानों का फायदा कराना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। सरकार बड़ी बड़ी मंडियां लाना चाहती है जिससे सरकार उसको कॉर्पोरेट की तरह ऑपरेट कर सके। किसानों को एक मंडी एक देश या एक बाजार एक देश का कॉन्सेप्ट किसानों का पसंद नहीं आ रहा है। MSP की गारंटी किसान बिलों में लिखने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ऐसा करके कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे किसान जो है एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। और जिस तरह से हमारे देश में मजदूरों की दुर्दशा तो देखी है आपने, लॉकडाउन के समय मार्च अप्रैल मई तक अपने लगातार तीन महीने आपने किस तरह से मजदूरों को बेघर होते हुए देखा। किसी दिन किसान भी अपनी जमीनों से, अपने गांव से, अपनी मिट्टी से बेघर हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे, ऐसा इन बिलों से प्रतीत होता है, ऐसा हमारे किसानों का कहना है। लेकिन सरकार बजाय किसानों की मांगों को मान के सरकार अपने अड़ियल और बेतुकी की बातों पर अड़ी हुई है और किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने पे तुली हुई है। अब किसानों का जो संघर्ष है, जो आंदोलन है किसानों का, वो दोबारा जारी रहेगा और किसान फिर से अपने आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनको कृषि मंत्रालय में बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया था, उन्हें बहकाने के लिए, उनको बेफजूल का छलावा देने के लिए मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट्स ने उनसे बातचीत की है। खैर आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे TRP को लेकर काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है और TRP को लेकर रिपब्लिक भारत की बात सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि याचिकाकर्ता को, मतलब रिपब्लिक टीवी की तरफ से जो भी याचिकाकर्ता है, शायद अर्नब ही होंगे, तो उनको, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं है और हाई कोर्ट ही इस मामले में कुछ कर सकता है। तो रिपब्लिक भारत को बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहिए और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमवीर सिंह को भयंकर लताड़ लगी है, क्योंकि परमवीर सिंह ने लगातार रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की बात की है। ऐसा बताया जा रहा है कि हंसा एजेंसी की रिपोर्ट में 6 बार इंडिया टीवी का नाम आया और इंडिया टुडे का भी नाम आया, लेकिन इंडिया टुडे और इंडिया टीवी को बदनाम करने की बजाय परमवीर सिंह ने जानबूझ के लगातार अर्नब के चैनल को, क्योंकि अर्नब और महाराष्ट्र सरकार का 36 का आंकड़ा हो गया है सुशांत सिंह के केस को लेकर, या अर्नब का चैनल जो है बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और महाराष्ट्र सरकार के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाता है। महाराष्ट्र सरकार को पसंद नहीं करता अर्नब का चैनल, तो महाराष्ट्र सरकार के जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह है, उन्होंने जानबूझ के अर्नब के चैनल का बदनाम करने की साजिश के चलते नाम लिया है बार बार, तो जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब के चैनल का नाम लेने की वजह से टीआरपी घोटाले के मामले में परमवीर सिंह को लताड़ लगाई है। उन्होंने बताया है कि जो रिपब्लिक टीवी है उनका नाम हंसा एजेंसी द्वारा नहीं बताया गया, जबकि दूसरे अनेक चैनलों का नाम बार बार बताया गया, जिसमें इंडिया टीवी और न्यूज 18 और आज तक और जी टीवी, इस तरह के चैनल्स थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी बार बार परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा अर्नब गोस्वामी के चैनल को बदनाम करने की साजिश की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को जम के लताड़ लगाई है और बताया है कि रिपब्लिक टीवी का जो है पैसा वैसा देने का कोई मामला नहीं है, ना ही 400 से 600 रुपए रिपब्लिक टीवी ने दिए, जबकि रिपब्लिक टीवी जो है हिंदी टीवी खास तौर पे वो दर्शकों में काफी जाना पहचाना है और दर्शक उसको पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो रियल टच है, उसका जो देसी टच है, वो दर्शकों को पसंद आता है, जैसे आज तक का आता है। लेकिन बताया जा रहा है कि आज तक ने कुछ टीवी चैनल्स कुछ लोगों को जहाँ पर लोगों के परिवारों को, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हों, चाहे जहाँ रहते हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हो, जिनको इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है, ऐसे चैनलों को भी आज तक और इस तरह के कुछ टीवी चैनल्स लगातार 400 से 600 रुपए एक्स्ट्रा दिया करते थे उनका टीवी चैनल चलाने के लिए। कभी एलईडी दे दिया करते थे जहाँ पर अलग से चैनल चलता रहे, या इस तरह के गिफ्ट्स, प्रेशर कुकर और टेलीविजन मिक्सर जैसे गिफ्ट्स लगातार इन घरों में दिए जाते रहे, जहां पर टीआरपी बॉक्सेस लगे हुए हैं, जो मुश्किल से हमारे देश में 40 से 50 लाख टीआरपी बॉक्सेस हमारे देश में शायद लगे हुए हैं। वहां पर इन लोगों ने लगातार सुविधाएं और पैसे पहुंचाए हैं। तो इस मामले में हमारे जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है, उसके चेयरमैन पुनीत गोइंका ने बताया है कि अभी ये 3 महीनों तक बिजनेस न्यूज हो या कोई भी चैनल हो, चाहे बिजनेस न्यूज हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे न्यूज चैनल हो, 3 महीने तक अब टीआरपी रेटिंग वो नहीं करेंगे, जिससे वो पुराने मानक है उनको बेहतर बना सके, पुराने जो टीआरपी के मानक है उनको बेहतर बना सके, और इन टीवी चैनल्स की रेटिंग जो है वो नहीं की जाएगी, 3 महीनों के बाद ही रेटिंग की जाएगी, ऐसे पुनीत गोइंका ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भ्रामक खबरों को लेकर इस तरह की बात की गई है, जिसमें हमें पता चल जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर कि कौन सा चैनल एक्चुअल में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं टीआरपी का और कौन सा चैनल एक्चुअल में सही चैनल्स है। ये पुनीत गोइंका के हिसाब से, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के हेड है, चेयरमैन है, पुनीत गोइंका ने ऐसी बात कही कि अब वो जो भी काम, रेटिंग वेटिंग का काम जो है वो 3 महीने बाद ही वो करेंगे, क्योंकि मानकों को बेहतर बनाना ही बार्क का काम है। बार्क का काम मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का काम मानकों को, टीआरपी मानकों को बेहतर बनाना है, और टीआरपी बहुत जरूरी किसी भी चैनल के लिए, जिससे पता चलता है कि कौन सा चैनल को कितनी एड मिलेगी और उस एडवर्टीजमेंट का एक्चुअली रेट क्या रहेगा। उसमें फर्जीवाड़ा जो है जनता को धोखा देना, उसमें फर्जीवाड़ा जो है एडवर्टाइजर्स को धोखा देना है। तो इस तरह के धोखेधड़ी के मामले को रोकना बहुत जरूरी, जिसको लेके पुनीत गोइंका ने एक खासा अनाउंसमेंट किया हुआ है। उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे देश में किसी जमाने में न्यूज चैनल्स जो है वो
सिद्धांतों की पत्रकारिता करते थे, लेकिन आज हमारे देश में सिद्धांतों की पत्रकारिता नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे देश में आज सिर्फ टीआरपी की पत्रकारिता हो रही है। जो चीज बिकती है उसी पे पत्रकारिता होती है, जो चीज ज्यादा ऑडियंसेस को बुलाती है उसी पे पत्रकारिता होती है। हमारे देश में आजकल पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। सिर्फ सुशांत सिंह ही और रिया चक्रवर्ती और दीपिका जैसे मुद्दे ही पत्रकारिता के मुद्दे रह गए हैं। हमारे देश में किसानों की हालत क्या हो रही है, हमारे देश की जीडीपी जो अब पर कैपिटा इनकम जो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम से भी पर व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं वो उससे भी ज्यादा नीचे गिरने वाली है। एशिया में हम नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। उसके बावजूद भी हमारे किसानों के अन्नदाताओं की नाराजगी के बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी के इतने खतरनाक आंकड़े आने के बावजूद भी हमारे देश में शिक्षा के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की कमी के बावजूद भी, जहां पे कट ऑफ 90% 95% आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे देश में बाढ़, असम में इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई, बाढ़, तूफान और कोरोना की महामारी के प्रकोप के बावजूद भी हम लोग लगातार सुशांत सिंह, दीपिका, रिया इसी में लगे रहते हैं। तो हमारे यहाँ के न्यूज चैनल्स जो है पूरी तरह टीआरपी के न्यूज चैनल्स हो गए हैं, जो बिल्कुल एक हसीना थी दीवानी थी टाइप के गाने बजा के ऑडियंस को बेवकूफ कर रहे हैं, एक तरह से ऑडियंस का टाइम किल कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस तरह के न्यूज चैनल्स ना देखिए, क्योंकि इस तरह के न्यूज चैनल्स जो होते हैं वो ऑडियंस को बरगलाते हैं, उकसाते हैं, बहकाते हैं और उनका ब्रेन पूरी तरह से वॉश कर देते हैं, जिससे वो सही खबरों को समझने में असमर्थ होते हैं। अगर मैं आपसे किसानों की बात करूंगी तो शायद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे मतदाताओं की बात करूंगी तो शायद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल में गाने तो बज नहीं रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूंगी कि हमारे यहाँ बेरोजगारी के आंकड़े क्या है, हमारे देश के नवयुवक जो है, हमारे यहाँ के स्कूल से पास्ड आउट बच्चे जो है 98% 95% आने के बावजूद भी उनको सरकारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं, वो एक तरह से सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ड्रग का क्या माहौल है हमारे देश में, शायद आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ पर आपको बार बार रिया चक्रवर्ती और दीपिका को दिखाया जाएगा, आपको बार बार आपको ये सारी नौटंकी दिखाई जाएगी, सुशांत सिंह के ड्राइवर से बार बार आपको मिलाया जाएगा, सुशांत सिंह के कुत्ते से मिलाया जाएगा, सुशांत सिंह के कुक से मिलाया जाएगा, सुशांत सिंह के नौकर से मिलाया जाएगा, तो शायद आप मेरे चैनल को बहुत पसंद करेंगे। लेकिन देश की असली समस्याओं को समझने के लिए किसी के पास में समय नहीं है, और ये सारी आदत जो है आपको इस टीआरपी की होड़ के चैनलों ने आपको इस तरह की आदत डाली, जो हमारे देश के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। खैर, अर्नब गोस्वामी के चैनल पे जिसने एसएसआर का मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ाया था, सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए जिसने इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी मुहिम चलाई है रिपब्लिक टीवी ने, जिसमें लगातार सुशांत सिंह के मर्डरर्स को डिक्लेरेशन दे दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है डिक्लेरेशन का, और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट छाप दिया जाता है बिल्कुल अर्नब गोस्वामी की तरफ से। और अर्नब गोस्वामी लगातार जो है हमारे सुशांत, हमारा सुशांत करके देश की औरतों के, बच्चों की, या जो सुशांत के फैंस हैं उनके सिंपैथी गेन कर रहे हैं। खैर, अच्छी बात है कि सिंपैथी गेन कर रहे हैं, किसी ना किसी की सिंपैथी गेन हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत सीरियल्स में होने की वजह से हाउस होल्ड नेम है, महिलाएं लगातार उनको न्याय दिलाने के लिए रो रही है। बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे निकल आए, कैंडल मार्च कर रहे हैं, आंदोलित है बच्चे, यंगस्टर्स जो हैं सुशांत के, जो फैंस हैं वो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में रिपब्लिक टीवी का टीआरपी होना वाजिब है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि संदीप सिंह जो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी, जिन्होंने मोदी पे माननीय पीएम मोदी साहब पर जिन्होंने एक फिल्म भी बना दी है, अच्छी खासी 3 घंटे की पिक्चर बना डाली है, 2.5-3 घंटे की पिक्चर आपने देखी होगी, जिसमें विवेक ओबेरॉय ने काम किया। संदीप सिंह ने रिपब्लिक चैनल पे मानहानि का दावा ठोक दिया। उन्होंने बताया कि रिपब्लिक चैनल ने उनसे पैसे मांगे थे और पैसे ना देने पर संदीप सिंह को बेवजह घसीटा गया है सुशांत सिंह के मौत के मामले में या सुसाइड के मामले में। आप जो भी कहें, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सीबीआई द्वारा कि हत्या है या अबेटमेंट टू सुसाइड है या सुसाइड है। तो संदीप सिंह ने ये दावा किया, उन्होंने बताया है कि रिपब्लिक चैनल ने उनसे पैसे मांगे, जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो रिपब्लिक चैनल ने उनका नाम जबरन घसीटा, उनकी इमेज को टार्निश करने का काम किया गया। उनकी जो भी उन्होंने बातचीत की थी सुशांत सिंह से, जो उनकी दोस्ती है उसको डिस्टॉर्शन उसका किया गया, खराबी का काम किया गया, डिस्टॉर्ट किया गया, उनकी पूरी इमेज को, पूरी पब्लिक इमेज को डिस्टॉर्ट किया गया है। जिनके मैंने आपको बताया था काफी बार कंगना रनौत के साथ भी फोटोग्राफ्स उनके देखने के लिए मिल रहे हैं और काफी ज्यादा एक्टिव ये दिखते हैं और फोटोग्राफ्स में, और बॉलीवुड की पार्टीज में, खासतौर पर ड्रग पार्टीज है, जो भी पार्टीज है, काफी एक्टिव ये नजर आते हैं। तो
ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा जो है रिपब्लिक चैनल पर ठोक दिया। अगर रिपब्लिक चैनल गलत साबित होता है तो रिपब्लिक चैनल को संदीप सिंह को 200 करोड़ रुपए का सेटलमेंट देना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सुशांत सिंह का मामला क्लियर नहीं होता है, सुशांत सिंह की मौत की खबर का मामला अगर सही तौर पे लोगों के सामने नहीं आता है, सुशांत सिंह की मौत का मामला अगर सुशांत सिंह के कातिल अगर वास्तव में हत्या है, सुशांत सिंह के जैसे बताते हैं कि जूस पिया था उन्होंने, नारियल पानी पिया था उन्होंने मरने से पहले, तो जब उनका कमरे का लॉक तोड़ा गया और जब अंदर घुसे थे, उनकी बहन के रुकने का वेट नहीं, उनकी बहन के आने तक रुकने के लिए वेट नहीं किया गया और सुशांत सिंह की लाश को उतारा गया पंखे से नीचे, तो उस समय जो है वो दोनों ग्लास जिसमें सुशांत ने जूस और नारियल पानी पिया था, वो दोनों ग्लासेस वहां पर पुलिस के आने पर नहीं थे। या लॉक तोड़ने के बाद वो दोनों ग्लासेस कहाँ गायब हो गए। तो जो भी हत्या का मामला है, सुसाइड का मामला, अगर ये क्लियर नहीं होता है तो बिहार चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से पिट सकती है। नीतीश कुमार जी की जो है सीट गायब हो सकती है। अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता है तो लोग किसी भी तरह से बीजेपी के समर्थक नहीं बनेंगे और एक तरीके से जो सुशांत की मौत है, सुशांत की जो सुसाइड है या मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, जो भी है वो बीजेपी के लिए काफी खतरा बनकर सामने आई है। बीजेपी सरकार की जो है पूरी तरह से टाई फिश हो सकती है और बीजेपी सरकार की लुटिया डूब सकती है बिहार में। और जो बहुत ही घातक बात होगी कि एक सुपरस्टार और एक यंग टैलेंट के मौत की वजह से एक इतनी बड़ी पार्टी देश की पिट गई है बुरी तरह से। और ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत सारे जो बॉलीवुड के बड़े दिग्गज प्रोडक्शन हाउसेज है, जो बड़ी 4-5 कंपनियां हैं और जो सुपरस्टार्स है, 17-18 साल के जो सुपरस्टार्स है, उनके लिए भी, उनकी फिल्मों के लिए भी बहुत घातक होगा। उनकी फिल्में भी जिस तरह से अभी लक्ष्मी बॉम्ब को सीरियस से लोगों ने नकारा है और जिस तरह से इनको डिस्कार्ड मिला, जिस तरह से कपिल शर्मा शो, जिस तरह से केबीसी और बिग बॉस को लोगों ने बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, एक तरीके से लोगों ने नकार दिया है, लोगों ने टीआरपी 1% कर दी है। उसी तरह से सारी जो फिल्में आने वाली है, फ्यूचर में जितनी फिल्में आने वाली, चाहे वो आलिया की हो, चाहे अक्षय की हो, चाहे सलमान की हो, चाहे रणबीर की हो, जो भी फिल्में आएगी वो उनका पिटना भी तय समझा जा रहा है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता है तो बीजेपी तो बिहार इलेक्शन में पिटेगी ही, ये सारी फिल्में भी आने वाली पिट जाएगी। और ये सारे जो हाई क्लास टीआरपी वाले शोज है, जिनकी बहुत ज्यादा टीआरपी है, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो केबीसी हो, इन सारे की सारे जितने भी हाई टीआरपी रेटिंग वाले शोज है, सारे शोज जिनसे ये करोड़पति अरबपति बन चुके हैं ये लोग पूरी तरह से, वो सारे के सारे शोज जनता जो है पिटा डालेगी। क्योंकि अल्टीमेट जो राजा है वो जनता ही राजा है। ये सब लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जनता ही राजा है। और जनता अपने आप को जब तक प्रजा समझती तब तक ठीक है, लेकिन जब जनता अपने आप को प्रजा से राजा समझने लगती है, जब जनता कहीं अड़ जाती है तो सरकार को भी अपना अड़ियलपन छोड़ना पड़ता है। सरकार की कुर्सी भी रातों रात निकल जाती है और फिर सुपरस्टार्स की तो बात ही क्या है। तो अभी जो बातें समझ में आ रही है कि जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, बॉयकॉट कर दिया है लक्ष्मी बॉम्ब को। आप जिस तरह से देखिए, उसके बाद में सड़क 2 को आप देख लीजिए, काली पीली जो है उसको, खाली पीली को देख लीजिए, काली पीली कोई फिल्म आई थी, सभी को जनता ने बिल्कुल डिसलाइक का एक तरह से फंदा पहना दिया है, डिसलाइक कर दिया है जनता ने। और जनता किसी भी हिसाब से अपने सुपरस्टार, क्योंकि जिस तरह से सुशांत की मासूमियत लोगों के सामने आती है, उनका मासूम चेहरा, उनकी मासूम स्माइल लोगों के सामने आते, जिस तरह से कई सारी उनकी महिला दोस्तों ने उनको डिच किया था और वो अकेले रहते थे, अकेलेपन की वजह से लोगों ने उनका फायदा उठाया, उनके पैसों का इस्तेमाल करा, यूरोप टूर्स उनके साथ में करे। तो मेरी ये दरख्वास्त है सभी प्रोफेशनल्स जो घर से बाहर निकलते हैं, आप घर के फैमिलीज के कांटेक्ट में रहिए, अपने मम्मी पापा के कांटेक्ट में रहिए। मम्मी पापा से कांटेक्ट, किसी भी मम्मी पापा या जो भी आपके पेरेंटल फिगर होंगे, जो भी आपके परिवार वाले बड़े लोग होंगे, उनसे आप कांटेक्ट मत तोड़िए। क्योंकि अगर आपका कांटेक्ट टूट जाएगा तो शायद आपके साथ भी भगवान ना करे ऐसा हो जाए जैसा सुशांत के साथ में हुआ है। तो सुशांत की जो डेथ है वो तकलीफ की सौगात हम कह सकते हैं बन गई है सारे सुपरस्टार्स की फिल्मों के लिए। और जितने लोग ये करोड़पति बने फिल्मों से कमा के, हमने जनता ने खून पसीने की कमाई से इनके टिकट्स खरीदा था, स्टार्स बनाया था, वो स्टार बॉदर नहीं करते हैं और पब्लिक में आके एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी बॉदर्ड नहीं है। पब्लिक में आके किसी भी तरह की बयानबाजी ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनके 400-500 करोड़ की जो आमदनी है इसके लिए इनका ये
जो इनकी जो फिल्मी इमेज है, इनकी जो सुपरस्टार वाली इमेज है, इनकी जो एक पैसा देकर टीआरपी कराना और पैसा देकर एक आइकन वाली इमेज है, एक रोल मॉडल वाली इमेज है, इसको ये तोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए सुशांत के मामले में नहीं कहते, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, कोई भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। जबकि एक इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी के हिसाब से, फिल्मी परिवार के हिसाब से इन लोगों को आगे आगे सुशांत के बारे में बातचीत करना चाहिए थी, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं, कंगना रनावत के अलावा। कंगना रनावत इसलिए सामने आई क्योंकि उसने शायद आउटसाइडर होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेन स्ट्रीम में जाने के लिए फेस की होगी, लिस्टर बनने के लिए फेस की होगी, इसलिए उसके अंदर कुछ दुख या दर्द है कंगना रनावत के अंदर, जो लगातार वो अपने दुख और दर्दों को बांटती रहती है, बताती रहती है और सुनाती रहती है कि किस तरह से उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन फिजिकली और मेंटली उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी स्टार बनने के बाद में भी लोगों ने उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, उनकी पब्लिक इमेज को एक्सप्लॉइट किया, उनकी कंट्रोवर्सीज को लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, भुनाया है पूरी तरह से, उनकी पूरी पर्सनालिटी को लोगों ने किस तरह से भुनाया है। तो इसके बारे में भी इसलिए कंगना रनावत शायद बोलती रहती है, किस तरह से उनकी इमेजेस भी उसी तरह से टार्निश की गई थी, उसी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया था उन्हें भी, उनकी पब्लिक इमेज को, जिस तरह से सुशांत सिंह की पब्लिक इमेज डिस्टॉर्ट की गई थी। उसके बाद में सुशांत सिंह के जो राब्ता वाले डायरेक्टर है, उन्होंने भी शायद सुशांत को 15 करोड़ देने का वादा किया था और उसके बाद में उन्होंने सुशांत को 3 करोड़ ही दिए और बाकी का बैलेंस रखा था। और उसके बाद में 2 फिल्मों का और वायदा किया था, क्योंकि राब्ता पिट गई तो उन्होंने सुशांत से सारे संबंध तोड़ लिए हैं और कीर्ति सनोन को भी अपनी तरफ कर लिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले कीर्ति सनोन के संबंध जो थे सुशांत के साथ थे, लेकिन कीर्ति सनोन ने राब्ता फ्लॉप होने के बाद में और ड्राइव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के बाद से सुशांत से संबंध तोड़ लिए। कीर्ति सनोन ने संबंध इसलिए तोड़ लिए क्योंकि वो डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन के ज्यादा बेनिफिट्स कमा सकती थी, इसीलिए उन्होंने सुशांत के साथ में किसी तरह का संबंध रखने से मनाही कर दी, जिसके लिए भी सुशांत बहुत हर्ट हुए हैं। और शायद सुशांत अल्कोहल का सेवन भी इसीलिए करना सुशांत ने स्टार्ट किया, क्योंकि राब्ता के फ्लॉप होने के बाद में राब्ता के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनसे कन्नी काट ली एक तरीके से, उनका बचा हुआ बैलेंस भी उनको नहीं दिया है। और जो बताया जाता है कि 17-18 करोड़ के आसपास कुछ बकाया हुआ बैलेंस था जो राब्ता के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उन्हें नहीं दिया है। और कीर्ति सनोन के कहने पर ही उन्होंने एक नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एंटरटेन किया सुशांत ने, और सुशांत ने कम फीस में काम करने के लिए नए डायरेक्टर को, जो राब्ता का डायरेक्टर है, उसको कम फीस में काम करने के लिए हामी भरी है सिर्फ कीर्ति सनोन के कहने पर। वही कीर्ति सनोन बाद में उस डायरेक्टर की साइड से हो जाती है और सुशांत के साथ में अपने रिश्तों को खत्म कर देती है, जिसका एक धक्का सुशांत को लगा है, जो ऑलरेडी ब्रेकअप के शिकार थे अंकिता से ब्रेकअप करने के बाद शायद। तो सुशांत ने जिस तरह से तकलीफों को सहा है वो उनको, और जिस तरह से लोगों ने उनकी पेमेंट्स रुकी, शायद उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ के साथ में करना पड़ रहा था, अपने डे टू डे लाइफ में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हालांकि उनको पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी वो जिस तरह की लाइफस्टाइल को जी रहे थे, इन लोगों की वजह से, सभी लोगों की, मतलब एक कॉमनली और एक कलेक्टिवली सभी लोगों की वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा और उनको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में स्ट्रगल और एक तरह से एंजाइटी, तकलीफ और चिंता की बात हम करें तो चिंता का सामना उनको करना पड़ा। और चिंताएं उनकी लगातार इन लोगों की वजह से बढ़ती रही और लोगों ने उनका स्टारडम तो इस्तेमाल कर लिया राब्ता में, लेकिन राब्ता फ्लॉप होने के बाद में उनको ही बॉयकॉट कर दिया। तो ये खैर अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। हाथरस मामले में अब आते हैं हम लोग। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो भी योगी सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है उसकी जांच प्रॉपरली की जाए। और हाथरस मामले में अल्टीमेटम दे दिया, योगी सरकार पर बहुत ज्यादा फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को तैनात किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो देखरेख करेगी जांच की, जो भी सीबीआई के द्वारा और जो भी एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है हाथरस मामले में रेप पीड़िता के परिवार के साथ में मिलकर। तो हाईकोर्ट को, इलाहाबाद हाईकोर्ट को उन्होंने देखरेख का जिम्मा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और बताया है कि जल्द से जल्द इस मामले की तफ्तीश करके जल्द से जल्द आरोपियों को, अभियुक्तों को सजा सुनाई जाए। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे देश में जहां पर सारे के सारे बीचेस, कम से कम 8 बीचेस को हमारे यहाँ पे
ब्लू सर्टिफिकेट मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे यहाँ के 8 बीचेस को हमने ब्लू सर्टिफिकेट मिलते हुए हमने देखा। और हमारे यहाँ के 8 बीचेस इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं जिनको ब्लू बीच का सर्टिफिकेट मिला है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। मगर सबसे ज़्यादा फोटो ऑप्स की जैसे मैं बात करती हूँ कि मल्लापुरम बीच जो है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर मोदी जी खुद सुबह सुबह जाके सफाई कर रहे थे, उस बीच को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसका मतलब है कि मोदी जी की जो फोटो ऑप्स करने वाली जो बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फोटो ऑप्स वाली बात है, वो सही साबित हो गई एक बार फिर से कि मोदी जी जिस तरह से मोर के साथ में, हंस के साथ में फोटो ऑप्स कर रहे थे, वैसे ही फोटो ऑप्स अब भी जो है जारी है, लगातार जारी है मोदी जी के। और इस तरह के फोटो ऑप्स करने की वजह से ये बीजेपी जो है एक सत्ताधारी पार्टी बनी है, क्योंकि फोटो ऑप्स करना जो है बीजेपी की पुरानी आदत है। और जिस बीच को खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी साफ कर रहे हो, उस बीच पर तो बनता है कि उस बीच को ब्लू बीच का सर्टिफिकेट मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मल्लापुरम बीच को ब्लू बीच का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और जिसको लेके मुझे तो बहुत दुख है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस बीच को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, जिसकी प्रधानमंत्री, भारत देश जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की प्रधानमंत्री जिस बीच की सेवा कर रहे हैं और जिस बीच की सफाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाथरस मामले में मैं आपको फिर से बता दूं, राजकुमारी बंसल जो है बुरी तरह से फंस चुकी हैं, क्योंकि वह जबलपुर की प्रोफेसर बताई जा रही है जो डीएम को गालियां दे रही थी, डीएम की गाड़ी के पीछे भाग रही थी। खैर, इसकी भी एसआईटी की टीम इसकी जांच करेगी और पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। ये मैं आपको खबर आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगी। और आप लगातार मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोज को शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए, जिससे आपको खबरों के साथ में अपडेट रहने का मौका मिले। और मैं बहुत कम शब्दों में आपको खबरें मैंने बताई है, कुछ तो बहुत ही छोटे वीडियोज हैं। अभी मैं लाइव आ रही हूँ इसलिए वीडियोज लंबे हो रहे हैं, कुछ वीडियोस वास्तव में बहुत छोटे हैं, तो आपको कम शब्दों में, संक्षेप में आपको विश्लेषणपूर्ण जानकारी हमारी वीडियोस में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी खबर आ रही कि हमारे यहाँ पे जो अंधभक्त हैं वो नाच रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी के कंपैरिजन जो है एक्सपर्ट्स ने बांग्लादेश की जीडीपी से कंपैरिजन कर लिया। लेकिन अंधभक्त जो अनाड़ी है, जो गधे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है भारत की पर कैपिटा इनकम से अधिक है। मतलब भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बांग्लादेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से भी कम हो गई है। और इसी होड़ में हम देखते हैं जो जीडीपी में श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव्स, मलेशिया, मॉरिशस जैसे कई छोटे छोटे टापू, छोटे छोटे देश भी एशिया में हमसे आगे बढ़ गए हैं। और हमारी उल्टी सीधी हरकतें, हमारी सरकार के उल्टे पुल्टे जो डिसीजंस हैं, उल्टी पुल्टी जो नीतियां हैं, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और भिखारी बना के छोड़ दिया है। और सरकार जो कह रही थी सीए एनआरसी के चलते, जो सरकार इतने सारे लोगों को इंडिया में लाना चाहती थी सीए एनआरसी के, मैं बताती हूँ कि आप प्लीज भारतवासी भी है तो अपना टिकट कटा लीजिए, बांग्लादेश चले जाइए आप, क्योंकि कम से कम बांग्लादेश में आपकी जेब में कुछ पैसे तो आएंगे, भारत में तो आपकी जेब में पैसे आएंगे नहीं। तो ऐसे भिखारी बन के जिंदगी जीने से तो अच्छा है बांग्लादेश चले जाइए, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। वहां पर आप रहेंगे बांग्लादेश में तो आपकी जेब में पैसे आएंगे, रोजगार अगर आप करेंगे तो आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी, आप अपने बीवी बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते हैं, अच्छे से आप रह सकते हैं। तो सीए एनआरसी के तहत जो हमारे अमित शाह जी सब लोगों को उठा के, मुसलमानों को, हिंदुओं को उठा के अपने देश में लाना चाह रहे थे, अब मेरे ख्याल से वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अपनी इनकम से ज्यादा प्यार है। क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, हमें लगता है कि हमारी सैलरी कम से कम ज्यादा होनी चाहिए, हमारी सैलरी जो है दूसरों से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे देशों के लोगों से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज का कोई मतलब नहीं है, हमारे नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसा नहीं समझती। बीजेपी की सरकार में अगर आपके पास इनकम नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 रुपए लेके आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको मैसेजेस भेजना, आपको रोज 2 रुपए मिलेंगे, और ऐसे करके महीने में आपको 60 रुपए मिलेंगे, जिससे आपको पकोड़े और चाय का आपको आराम से खर्चा चल जाएगा। जो मोदी जी चाहते हैं कि आप सभी लोग पकोड़े तलें, जितने लोग भी हैं पकोड़े तलें। जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया कि किसानों के बाद में डॉक्टर्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल्स भी आजकल पकोड़े तल रहे हैं और सब्जियां बेच रहे हैं। और बेरोजगारी दिवस 17 सितंबर पर भी, मोदी जी के बर्थडे पर भी यही हुआ कि सारे यूनिवर्सिटी से पास्ड आउट लोगों ने
पकोड़े तले और ब्रेड पकोड़ा तला और सब्जियां बेची, पानी पूरी बेची और इस तरह की चीजें करी है। तो आपको समझना चाहिए कि मोदी जी लगातार पकोड़े के और चाय के समर्थक रहे हैं कि आप चाय बेचिए और पकोड़े बेचिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि मोदी जी ने कौन से स्टेशन पर चाय बेची थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं दरखास्त करूंगी कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उतना ही हम हमारे देश के पेरेंट्स को चिंता मुक्त करेंगे, फिक्र मुक्त करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कम पैसे में पढ़ लेंगे और उनके पेरेंट्स जो है एनीवेज हर हालत में चिंता मुक्त हो जाएंगे। या तो फिर ज्यादा से ज्यादा रोजगारों को बढ़ावा दे, रोजगार पैदा करे। और 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा होने वाले थे, मतलब अभी 12 करोड़ एक्स्ट्रा रोजगार हमारे यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन बजाय इसके 20 करोड़ लोगों की जो है नौकरियां अभी तक जा चुकी हैं। हर महीने कम से कम 50 लाख से 70 लाख लोगों की नौकरियां जा रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली अगर आंकड़े देखे तो। और हमारी सरकार जो है 10-20 हजार रुपए देके स्वरोजगार हमें बनाने की, स्वरोजगार शुरू करने की सलाह दे रही है, जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं माना जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो है नया भारत हो गया। नया भारत आजकल क्या है, नया भारत के चलते जो टाटा की एडवर्टीजमेंट आई थी, टाटा का एक ब्रांड है तनिष्क, तनिष्क की एड पे एडवर्टीजमेंट जो है तनिष्क का आया था। बहुत खूबसूरत एडवर्टीजमेंट था जिसमें एक हिंदू बहू मुस्लिम परिवार में शादी करके जाती है और उसकी सास जो है उसके लिए गोद भराई की रस्म करती है। सारे त्योहार बहू मनाती है, हिंदू बहू सारे हिंदू त्योहार मनाती है। और जब वो फाइनली जब उसने बच्चे का जन्म देने के लिए बारी आती है उसकी, तो उसकी सास जो है वो 7 महीने की जो गोद भराई करती है और वो फिर अपनी सासू माँ से बोलती है कि सासू माँ ये तो परंपरा गोद भराई की आपके यहाँ पर तो नहीं थी, आपके मुस्लिम समाज में तो गोद भराई नहीं होती है। और सासू माँ बड़ी खूबसूरती के साथ कहती है उस तनिष्क की एड में, जिसमें ज्वेलरी वुलरी बहुओं को दी जाती है गोद भराई की रस्म में, बहू ने ज्वेलरी भी काफी सारी पहन रखी थी। तो सासू माँ कहती है कि बेटियों को खुश करने की परंपरा तो हर परिवार में होती है ना। तो इसमें बहुत खूबसूरती से प्यार बांटने की बात आ रही है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटियों को प्यार तो हर किसी ने बांटना चाहिए। लेकिन ऐसी एडवर्टीजमेंट को बॉयकॉट तनिष्क करके अंधभक्तों ने नया नाटक चालू कर दिया, बॉयकॉट तनिष्क। ऐसे किया जा रहा है जैसे सोने के ज्वेलर्स जो है तनिष्क, सोने के ज्वेलर्स जो हैं, ये इनकी बिरादरी के 2 रुपए के हो गए हैं टाटा जी। और टाटा की जो कंपनी है वो अंधभक्ति में आ गई है और इनकी बिरादरी की हो गई है। और जो एक प्यार बांटने का जो सिलसिला है उसको गलत बताया जा रहा है हमारे आधुनिक भारत में। और बॉयकॉट तनिष्क की एक होड़ लग गई है, जहां पर गुजरात में तो एक तनिष्क के शोरूम में हमला किया गया और मैनेजर से जबरन में माफीनामा लिखवाया गया एडवर्टीजमेंट के लिए। हालांकि टाटा ने अपनी वो एड वापस ले लिया, उसको एड को चलाने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि वो लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो तो ब्रदरहुड को बढ़ावा दे रहे थे, वो तो सर्वधर्म सम्मान को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन इन अंधभक्तों को लव जिहाद आपको तो पता ही किस तरह से यूपी में जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, शादी करती है, तो उनको पब्लिकली कैसे पीटा जाता है। दिल्ली में भी जब सुषमा स्वराज ने पिछली बार सपोर्ट किया था, एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से प्यार किया था, शादी की थी, उनको पासपोर्ट उनका इशू नहीं किया जा रहा था। फिर सुषमा स्वराज ने आगे मुहिम चलाई, आगे बढ़कर उनकी मदद करने की बात कही, जिस पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग सुषमा स्वराज जी की हुई थी। हालांकि इस दुनिया में अब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी नहीं है, लेकिन हर बार जब एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, शादी करती है, इसी तरह से ट्रोलिंग जो है नेताओं की या पार्टियों की जाती है। तो इसके चलते मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद का मामला इसको बताया गया। इतनी खूबसूरत एड को लव जिहाद बताने वाले बददिमाग अंधभक्तों को जो गोबर खाते हैं, उनको मैं जानना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पर भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसमें क्या लव जिहाद वाली बात है। और अगर किसी मुस्लिम सास द्वारा इतना प्यार और इतना ज्यादा सम्मान एक हिंदू बहू को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से मुस्लिम हिंदू धर्म में भी हिंदू सास भी इतना प्यार नहीं दे पाएगी जितना उस तनिष्क के एड में नजर आ रहा है। एक सास बहू का प्यार बताया गया है, लेकिन अंधभक्त तो अंधे ही है, उनको तो प्यार नजर आता नहीं। और प्यार की भावना तो अभी हमारे यहाँ पे बॉयकॉट हो गई है। और प्यार की बात तो कर ही नहीं सकते जब तक बीजेपी की सरकार है। प्यार की बात करना तो अपने आप में एक जुर्म हो गया है, मतलब प्यार आप फैला नहीं सकते, आप प्यार मोहब्बत या ब्रदरहुड की बात नहीं कर सकते। आपको सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, उसके अलावा आप कोई बात दूसरी कर नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा दूसरी बात करने पे जो है आपको
बुरी तरह से ट्रोल कर दिया जाएगा, जिस तरह से टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो सोने डायमंड्स के गहने बना रही है, गोल्ड की ज्वेलरी बना रही है, डायमंड्स की ज्वेलरी बना रही है, इस तरह की हाई क्लास ज्वेलरी बना रही है। आपको पता ही होगा बहुत कॉस्टली ज्वेलरी है तनिष्क की, तो उसमें भी ये अंधभक्तों ने अपना सिर घुसा दिया है, अपना दिमाग घुसा दिया है। और वो गुजराती में लेटर बहुत वायरल हो रहा है, जो मैनेजर ने माफीनामा लिखा है। हालांकि मैनेजर को माफीनामा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैनेजर ने तो ऐड बनाई नहीं है, मैनेजर तो एडवर्टीजमेंट चला नहीं रहा है टीवी पे। लेकिन मैनेजर से जबरदस्ती गुजरात में इस अंधभक्तों की टोली ने जबरन उस मैनेजर से माफीनामा लिखवाया, पता नहीं क्यों। उसके बाद में एक गुवाहाटी का मामला सामने आ रहा है। असम के गुवाहाटी में एक जू है, जू में बताया जा रहा है बीजेपी के कुछ बद्दीमाग नेताओं ने ऐसा बताया है। हालांकि किसी को बद्दीमाग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि कार्निवोरस टाइगर जो हमारे देश का नेशनल एनिमल है, तो टाइगर को बताया जा रहा है कि बीफ खाने से बैन करना है। टाइगर कोई हिंदू मुस्लिम तो है नहीं कि टाइगर को बीफ खाने से मना करे, लेकिन आप समझ जाइए कि बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि टाइगर को सांबर डियर खिलाना चाहिए, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा जू में बढ़ गई है। अगर टाइगर को सांबर डियर खिलाएंगे जिसकी तादाद जू में बहुत बढ़ गई है, तो फिर आप उसकी सुरक्षा जू में रख के सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? आप सांबर डियर की सुरक्षा जू में रखकर क्यों कर रहे हैं? सांबर डियर को जू में क्यों रखा हुआ है? उनकी प्रजाति को बचाने के लिए ना। लेकिन नेता, बीजेपी के जो नेता है, वो ऐसी फालतू की बातें लगातार करते रहते हैं कि सांबर डियर को टाइगर को खिला देना चाहिए और बीफ खाने से टाइगर को मना करना चाहिए। अब ये मतलब टाइगर क्या खाएगा, इसका फैसला भी बीजेपी के नेता करने जा रहे हैं। जो मैंने खबरों में देखा है और जो मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि टाइगर कभी भी बीजेपी के नेताओं की बात नहीं मानने वाला, कभी भी पकोड़ा पकौड़ी नहीं खाने वाला है। टाइगर वही खाएगा जो उसका मन करेगा, और वो बीफ ही खाता है, और इस तरह के जो एनिमल उसको पसंद आते हैं वही खाता है। वो सांबर डियर को अगर बीजेपी के नेता चाहेंगे, जरूरी नहीं कि वो सांबर डियर को खाए। खैर, आगे बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल को बदलाव की बात सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में अच्छा खासा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि कई महीनों से बीजेपी के मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, और बिहार चुनाव के बाद में, नवंबर के बाद में शायद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार मोदी जी करेंगे। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 81 मंत्री आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 53 मंत्री है, जिसमें सारे के सारे मंत्री जो है वो बीजेपी के ही है। बाहर की पार्टियों को किसी तरह की तवज्जो है, किसी तरह का रेपुटेशन जिसको हम कहते हैं, किसी तरह का रिस्पेक्ट जो है बीजेपी की सरकार में नहीं दिया जा रहा है। ये बहुमत की सरकार है, ये अपनी रेपुटेशन के हिसाब से ही चलती है, और बीजेपी की सरकार में किसी भी तरह से बाहर की पार्टियों की रेपुटेशन नहीं दी जा रही है। एक समय वो था जब अटल बिहारी जी का समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 24 अलग अलग पार्टियों के द्वारा गठबंधन सरकार बनाई थी। अलग अलग 24 पार्टियों के मंत्री रहा करते थे, और उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के चलते थे 24 अलग अलग पार्टियों को। लेकिन मोदी जी ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। ऐसा करना जो है अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, और एनडीए सरकार जो है सिर्फ नाम की एनडीए सरकार रह गई। नेतृत्व तो बीजेपी का ही चल रहा है, और दूसरी पार्टियों का प्रतिनिधित्व जो है, दूसरी पार्टियों की लीडरशिप प्रतिनिधित्व पूरी तरह से जीरो करके मोदी जी ने रखा है। दूसरी पार्टियों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नील बट्टे सन्नाटा हो गया है, और सिर्फ बीजेपी के ही नेता अभी चल रहे हैं। 4 नेता जो दूसरी पार्टियों के थे, उसमें हरसिमरत कौर जो थी अकाली दल की, उनका तो इस्तीफा हो गया है। सुरेश अंगड़ी जो रेल राज्य मंत्री, सुरेश अंगड़ी का भी निधन हो गया है। उसके बाद में रामविलास पासवान जी के निधन के बाद में उनकी भी सीट, अभी जो पिछले 5 दिन पहले रामविलास पासवान जी का जो निधन हुआ है, उनकी सीट भी खाली हो गई है। अरविंद सावंत जो शिवसेना के मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जो उल्टी पुल्टी फालतू की बकवास बीजेपी के नेता करते हैं, तो अरविंद सावंत ने भी, जो शिवसेना के मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर अकाली दल के इस्तीफा दे दिया है। तो शिवसेना अकाली दल जो पिछले 30 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो पूरी तरह से बीजेपी से दूर हो गए हैं। वो कभी अब एनडीए का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो अपने अड़ियल घमंडी रवैये पे बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को कि कौन के साथ है कौन के साथ में नहीं। शायद बीजेपी ये भूल गई है कि दोबारा से उनको पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा, दोबारा पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास में कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन मोदी सरकार अपने बहुमत के नशे में चूर 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 है, और किसी भी तरह की जी हुजूरी किसी भी पार्टी के नेता की करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अरविंद सावंत का इस्तीफा भी फौरन एक्सेप्ट कर लिया गया है। हरसिमरत कौर का भी इस्तीफा फौरन एक्सेप्ट कर लिया गया है, चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे
जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, किसी भी नेता के आने जाने से बीजेपी बॉदर नहीं करती है। और ये वही बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 24-25 पार्टियां साथ में मिलकर सरकार चलाया करती थी और सबको समान तौर पे मिलता था और सबको प्रतिनिधित्व भी समान तौर पे दिया जाता था। सबकी रेपुटेशन भी जो है सत्ताधारी सरकार के बराबर समझी जाती थी, प्रधानमंत्री की पार्टी के बराबर समझी जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 4-5 सालों में देश में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। सुशांत के मामले में आपको बता दूं कि एक लड़का जो है डॉक्टर है और वो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रहा है। मतलब शिवसेना को पूरी तरह से मट्टी पलित करने की जो जिम्मेदारी रिपब्लिक टीवी ने ली है, खैर बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन वो डॉक्टर लड़का था। पढ़े लिखे लोग भी आजकल इस मुहिम में आ गए हैं, सुशांत सिंह की मुहिम में आ गए हैं और सुशांत सिंह को हक दिलाने की बात जो है रो रो कर हर घर में चल रही है। लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह उनके घर का हिस्सा है और हिस्से के तौर पर ही उसको जाना जा रहा है और सुशांत सिंह को न्याय मिले। हर घर का यही एजेंडा है, हर घर की महिलाओं का यही एजेंडा, हर घर के पुरुषों का यही एजेंडा है और विद्यार्थियों का तो खास तौर पे एजेंडा, जो नए लोग हैं, नए युवा हैं और उनका तो ये एजेंडा है ही है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बिहार में कल कैंडल मार्च हुआ, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे निकले और सुशांत सिंह को जो न्याय दिलाना, बीजेपी सरकार की मजबूरी होगी सुशांत सिंह को न्याय दिलाना और बीजेपी सरकार का सबसे खास एजेंडा हो गया है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी सेना को कहा है कि उनको युद्ध करना ही करना है। अब वो अमेरिका से युद्ध करना है या हमारे देश से युद्ध करना है, इसकी बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन शी जिनपिंग ने उनकी सेना को, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो उसको युद्ध के लिए तैयार होने की हिदायत दे दी है। शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए कह दिया है। शायद शी जिनपिंग भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये हमने वहां के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स और दूसरे न्यूज़पेपर से खबर निकाली है, जहां पर शी जिनपिंग, चीन के जो राष्ट्रपति है, वो लगातार आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। जिसको देखिए माइक पॉम्पियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चेतावनी दी है कि चीन ऐसे मानने वाला नहीं, चीन अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि राफेल, अगले राफेल की जो खेप है, 5 राफेल जो है वो अक्टूबर में आ जाएंगे। 10 अक्टूबर के आसपास अगले राफेल की खेप हमारे यहाँ पे आ जाएगी। हमारे यहाँ पे सैन्य शक्ति तो है लेकिन हमारे पास में उतने उम्दा इंतजामात नहीं है जितने उम्दा इंतजामात जो है चीन के पास में है। और टोक्यो के अवार्ड फंक्शन से लौटकर रॉबर्ट ओबेरॉयन, जो अमेरिका के विदेश मंत्री है और प्रवक्ता है, और उन्होंने भी बताया, रॉबर्ट ओबेरॉयन ने अमेरिका से बताया है कि चीन जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण करके बैठा हुआ है, भारत की पूर्वी सीमा पर भी अपना हक जताना चाहता है। किसी तरह का कंस्ट्रक्शन या किसी तरह की सड़क बनाने का विरोध करता है। भारत के लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी को नहीं समझता, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने बताया। इस पर रॉबर्ट ओबेरॉयन ने कहा है कि चीन को उसी की भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। चीन को उसी की भाषा में समझाना इसलिए जरूरी क्योंकि चीन जो है पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और जबकि भारत और अमेरिका जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वॉर होता है तो दोनों ही देशों में जनधन की हानि बहुत ज्यादा होगी है और कोरोना ने पहले ही जनधन की हानि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दी है। तो कोरोना के चलते हुए जिस तरह से अमेरिका और भारत वार को अवॉइड कर रहे हैं, चाइना वार करने के लिए सक्षम है। चाइना ने अपना जो भी वैक्सीनेशन भी लॉन्च कर दिया, वहां पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन चाइना बहुत सारी खबरों को छुपा रहा है, चाइना बहुत सारी कोरोना की खबरें और मौतों को छुपा रहा है दूसरे देशों से, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हो गया था, जिसमें उन्होंने फिर से एक बार चेतावनी दी थी चीन को कि चीन ने जिस तरह से महामारी पूरी दुनिया को दी है, अगर वो एक बार जीत कर आ जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनेंगे एक बार जीत कर, तो वो चीन को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, चीन का सर्वनाश वो कर देंगे। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खरी खरी चेतावनी चीन को सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर ने कहा है कि उनके काफी सारे टेस्ट जो है नेगेटिव आए हुए हैं, पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गए हैं, पूरी तरह से वो अपने फॉर्म में आ गए हैं और वो हेल्दी फील कर रहे हैं और उनको
कोरोना जो है उनका नेगेटिव आ गया है और बाकी टेस्ट भी उनके काफी सारे ज्यादा टेस्ट उनके नेगेटिव आए हैं और वो अब आगे आने वाली चुनावी प्रक्रिया में डिबेट्स में हिस्सा लेने के लिए, जिस तरह से मैंने आपको डिबेट्स बताए थे पिछले, जब 2-2 मिनट का प्रतिद्वंदियों को मौका दिया जाता है डिबेट्स में बोलने के लिए, इस तरह की डिबेट्स में डोनाल्ड ट्रंप का काफी आक्रामक और काफी ज्यादा भत्सनापूर्ण उनका क्रिटिसिज्म से भरा हुआ उनका एक रवैया रहता है, और जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी पार्टी को और अपने को सुपीरियर बताया और अपने आप को एक सुशासक बताया और अपने आप को उन्होंने बताया है कि उनकी वजह से कोरोना कंट्रोल कर पाए। अगर उनकी जगह पर कोई और होता और उनकी जगह पर दूसरे राष्ट्रपति होते तो शायद मौतों की संख्या बहुत ज्यादा होती। उन्होंने बताया है कि सेक्युलरिज्म के लिए भी वो सबसे बेस्ट शासक है, सबसे बेस्ट राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बेस्ट राष्ट्रपति बताया कि उनकी वजह से धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की लाज जो है अमेरिका में बची हुई है, वरना अश्वेता का जो सिलसिला अमेरिका में चलता आ रहा है, अगर कोई और राष्ट्रपति होता उनकी जगह पे, वो दूसरे राष्ट्रपतियों को इशारा करते हुए कह रहे थे कि उनकी जगह पे कोई और होता तो शायद अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका की जो इकोनॉमी को उन्होंने बांध के रखा हुआ है, अमेरिका की जो कोरोना की स्थिति को उन्होंने संभाल के रखा है, उस तरह से संभाला नहीं जा सकता था अमेरिका की स्थिति को। और ये डोनाल्ड ट्रंप ही जिनकी वजह से अमेरिका की स्थिति जो है संभली हुई है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पश्चिम बंगाल से मैं आपको बता दूं कि मोदी जी दुर्गा पूजा में पूरी तरह से अमित शाह को वहां पर भेजकर दुर्गा पूजा में वर्चुअली पश्चिम बंगाल की जनता को एड्रेस करेंगे। बीजेपी ने अपना मोर्चा खोल दिया पश्चिम बंगाल में और ममता सरकार को हराने की पूरी एक स्ट्रैटेजी बना ली है, हम कह सकते हैं। और मोदी जी ने ये बताया है कि वो लगातार वर्चुअल रैली के चलते वर्चुअली वो पश्चिम बंगाल की जनता को एड्रेस करेंगे और जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, जिसकी नेता जो है ममता बनर्जी है, उनकी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और इस बार दुर्गा पूजा में बीजेपी ने कमर कस ली है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से टीएमसी के नेता काफी आक्रामक नजर आते हैं संसद में, डेरेक ओब्रायन और भी दूसरे नेता हैं, दिलीप सोनकर और डेरेक ओब्रायन, जो बार बार डेरेक ओब्रायन ने तो रूल बुक तक फाड़ दी थी, और दिलीप सोनकर जो बीजेपी के नेता है वो कहते हैं कि ममता जो टीएमसी पार्टी को बिलोंग करती है, ममता और उसकी पार्टी जो है हमको रैलियां नहीं करने देती है, ममता और उसकी पार्टी जो है कोरोना का जबरदस्ती हवा बना रही है ताकि बीजेपी को चुनावी प्रक्रिया में विघ्न हो। और पुलिस जो है बीजेपी की रैलियों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देती है, उनको प्रताड़ित करती है, डंडे बरसाती है। और दिलीप जी ने तो ये भी बताया, जो बीजेपी के नेता, उन्होंने ये भी बताया है कि अमित शाह के आने से मोटिवेशन मिलेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और इस दुर्गा पूजा में बीजेपी इस तरह से अपना इलेक्शन कैंपेन चलाएगी कि ममता सरकार आज के बाद कभी भी पश्चिम बंगाल में आने की स्थिति में नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि इस बार बीजेपी में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी बीजेपी का ही चेहरा है, वेंकैया नायडू जी, वो भी बीजेपी का ही चेहरा है लोकसभा अध्यक्ष। जबकि पिछली जितनी सरकारें थी, सारी सरकारों में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कम से कम दूसरी पार्टी के नेता लिए जाते हैं, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को, सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पूरी की पूरी 24 पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, उसी तरह लोकसभा अध्यक्ष भी बीजेपी अपने ही बना के रखती है। तो इस तरह से मोदी सरकार की ये पूरी की पूरी अपनी सेल्फ सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज होती है, जिसको लेके सारी पार्टियां जो है परेशान हो चुकी है, हताश हो चुकी है, मजबूर हो चुकी है। और शायद इस बार कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए भी, या सरकार अगर मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार अगर जीतती भी अगले इलेक्शन में, तो कोई भी गठबंधन करने के लिए बीजेपी के साथ में खड़ा नहीं होगा, जो कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस अगर अपनी नेतृत्व या 2-4 चीजों को ठीक कर ले तो शायद कांग्रेस पार्टी काफी हद तक सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा ले सकती है, दूसरी पार्टियों को अपने पाले में कर सकती है।
बिहार इलेक्शंस की अपडेट्स मैं आपको लगातार करती रहूंगी। और आप और भी जो अपडेट्स है बिहार इलेक्शंस को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें सारे ही वीडियो आप सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।